नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज है 27 अगस्त 2026 और 27 अगस्त 2026 के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, वह सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड फैक्ट भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। आगे बढ़ने से पहले हम आपसे बस इतना चाहते हैं कि यदि आप चैनल पर नए हैं और आप यूपी ट्रिपल एस सी पेट, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, एसएससी, रेलवे या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी को पता होगा कि उसमें करंट अफेयर्स का पोर्शन कितना अहम भूमिका निभाता है। यानी करंट अफेयर्स से आपके कम से कम 2 या 3 क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं हर एग्जाम में और आपको उसको लेकर भी चलना है। किसी-किसी में तो हमें ये देखने को मिलता है कि 5 से 6 क्वेश्चंस भी करंट के बन जाते हैं। तो मतलब कि हमको ये करना है कि हमें करंट का क्वेश्चंस जो गलत ना हो, इसलिए आपको क्या करना होगा, आपको हमारे चैनल पर विज़िट करना होगा। हमारे चैनल का नाम है डियर लर्नर अकेडमी। आप वहाँ पर जाइए, सर्च कीजिए और जो आपको पहला ऑप्शन दिखाई दे उसको जो है सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में जाकर फॉलो कर सकते हैं या फिर आप हमारे वीडियो के द्वारा भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे इतना कहना चाहेंगे कि यदि आप यूपी पुलिस और यूपीएसआई का जो है तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर आपको टारगेट सीरीज भी दिए जा रहे हैं। ठीक है, अपकमिंग वैकेंसी जो यूपीएसआई की लगी हुई है उसके लिए हम टारगेट सीरीज चला रहे हैं। हमारा 60 दिन का टारगेट है कि हम 60 दिन में पूरे सिलेबस को कंप्लीट करवा देंगे। आपको कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कौन सी बुक फॉलो करनी है, वह आप हमारी वीडियो में जाकर देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में जो है वीडियो पड़ी हुई है, आप वहाँ से संपर्क कर सकते हैं और अपनी बुक को खरीद सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि आज हम किस तारीख की बात करेंगे, 27 अगस्त 2026 यानी आज के डेट के बनने वाले करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारे चैनल का नाम है डियर लर्नर अकेडमी। आप जाइए और सब्सक्राइब कीजिए। पहला टॉपिक हमारा क्या है, नेशनल एंड गवर्नमेंट अफेयर्स के बारे में हम देखने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे पहले प्रश्न में क्या दिया गया है। जैसा कि हमारा पहला प्रश्न दिया गया है, नीति आयोग की हालिया रिपोर्ट के अनुसार कितने भारतीय युवा पढ़ाई, नौकरी या प्रशिक्षण में नहीं है। तो हमको बताना है कि कितने युवा नहीं है, तो 8.7 करोड़ युवा जो है नहीं शामिल है। ठीक है, नीति आयोग की रिमेनिंग स्किलिंग और विकसित भारत 2047 रिपोर्ट के अनुसार 15 से 29 वर्ष आयु के लगभग 8.7 करोड़ युवा अध्ययन, रोजगार या प्रशिक्षण में शामिल नहीं है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, नीति आयोग की यह रिपोर्ट किस नाम से जारी हुई है। तो नीति आयोग की यह रिपोर्ट जो है जारी हुई है रेमेगिनिंग स्किलिंग फॉर विकसित भारत 2047। ठीक है, रिमैग्निंग स्किलिंग फॉर विकसित भारत 2047 के नाम से जारी हुई है। रिपोर्ट का उद्देश्य 2047 तक भारत की स्किल इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए दिशा प्रदान करना है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग की उक्त रिपोर्ट में किस आयु वर्ग के युवाओं का उल्लेख है। तो इसमें जो है हमको बताना है कि किस वर्ग आयु के युवाओं का उल्लेख है। तो 15 से लेकर 29 वर्ष के आयु के युवाओं का। रिपोर्ट में 15 से 29 वर्ष के युवाओं से संबंधित स्किलिंग एम्प्लॉयमेंट गैप का आकलन किया गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा कि भारत के किस पोर्ट पर 427.80 करोड़ की 7 परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है। तो ये कहाँ पर किया गया है, पारादीप पोर्ट पर। पारादीप पोर्ट पर किया गया है। अब बात करें कि पारादीप पोर्ट कहाँ पर है, तो उड़ीसा में है। कहाँ पर, यह उड़ीसा में जो है स्थित है। पारादीप पोर्ट कहाँ पर है, उड़ीसा में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है यूपीआई का पूरा नाम क्या है। हमको बताना है कि यूपीआई का पूरा नाम क्या है। तो हमने इससे पहले भी वीडियो में हमने इसका फुल फॉर्म देखा था। आप इस जो है ऑप्शन को कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है कि यूपीआई का संचालन मुख्य रूप से किस संस्था द्वारा किया जाता है। तो यूपीआई का संचालन किस संस्था द्वारा किया जाता है, आपको पता होना चाहिए। ये किया जाता है एनपीसीआई संस्था द्वारा। ठीक है, एनपीसीआई संस्था द्वारा, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एनपीसीआई का फुल फॉर्म क्या है, एक बार लिख दे रहे हैं, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये है यूपीआई का फुल फॉर्म। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और यूपीआई का संचालन मुख्य रूप से इसी संस्था द्वारा किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है कि हाल ही में कौन से 2 ऐप डिजिटल डाक सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए लॉन्च किए गए हैं। तो ये हमको बताना है कि कौन से 2 डाक ऐप ऐसे हैं जो डिजिटल डाक सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए लॉन्च किए गए हैं। तो ये हैं आपके डाक सेवा और डाक मित्र। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। कौन कौन से हैं, डाक सेवा और डाक मित्र। ठीक, ये ऐप डिजिटल पोस्टल सर्विसेज को अधिक सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से शुरू किए गए हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है।
अगला प्रश्न कहता है कि डाक सेवा और डाक मित्र किस मंत्रालय से संबंधित है? तो ये आपकी किस मंत्रालय से संबंधित है? ये है संचार मंत्रालय। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, संचार मंत्रालय। ये डिजिटल डाक सेवाओं से जुड़े पहल है। संचार मंत्रालय क्या है? यानी डाक सेवा और डाक मित्र जो है डिजिटल डाक सेवाओं से जुड़े एक पहल है, और यह किससे संबंधित है? संचार मंत्रालय से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है कि हाल ही में पीएनजी-आरबी ने एलपीजी पाइपलाइन नेटवर्क के लिए लगभग कितना निवेश मंजूर किया है? तो ये कितना मंजूर किया है? 7,000 करोड़। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, 7,000 करोड़। अगर हम बात करें कि पीएनजी-आरबी का फुल फॉर्म क्या है, तो ये होगा आपका पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटर बोर्ड। ठीक, पीएनजी-आरबी का फुल फॉर्म है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड, और इसने कितने निवेश की मंजूरी की है? 7,000 करोड़ की। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है स्वदेशी नॉन जीएमओ पॉपकॉर्न मैज हाइब्रिड सीड कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है एलुरु, आंध्र प्रदेश। यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। कहाँ पर किया गया है? एलुरु, आंध्र प्रदेश में। ठीक, भारत का पहला इंडिजीनियस नॉन जीएमओ हाई एक्सपेंशन पॉपकॉर्न मैज हाइब्रिड सीड कहाँ पर लॉन्च किया गया है? एलुरु में लॉन्च किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है कि भारत के पहले नॉन जीएमओ हाई एक्सपेंशन पॉपकॉर्न मैज हाइब्रिड सीड को किसने लॉन्च किया? हमको बताना है कि किसने लॉन्च किया है। तो इसने उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने लॉन्च किया। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, सीपी राधाकृष्णन ने। इसे आंध्र प्रदेश के एलुरु में लॉन्च किया गया है। ठीक है, मुसुनुरु में लॉन्च किया गया है एलुरु। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया। अगला प्रश्न कहता है कि पेरियार कुल्लन किससे संबंधित है? पेरियार कुल्लन स्वदेशी पशु नस्ल से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, स्वदेशी पशु नस्ल। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है पेरियार कुल्लन किस राज्य से संबंधित है? तो पेरियार कुल्लन जो है किस राज्य से संबंधित है? केरल राज्य से। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, केरल राज्य। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है हाल में पर्यावरण मंत्री ने किसे राष्ट्रीय प्राथमिकता बताया है? तो किसे बताया है? भूमि पुनर्स्थापन को। यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, भूमि पुनर्स्थापन को। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। भूमि पुनर्स्थापन का प्रमुख संबंध किससे है? तो ये संबंध किससे है? सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट। यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है क्या कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है ग्लासगो, स्कॉटलैंड। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, ग्लासगो, स्कॉटलैंड। 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स ग्लासगो, स्कॉटलैंड में आयोजित हुए हैं। आगे बढ़ते देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है क्या कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 39 यानी 39 पदक जीते हैं। भारत ने 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीते। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है कॉमनवेल्थ गेम 2026 में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर रहा? तो भारत जो है चौथे स्थान पर था। कौन से नंबर पर? चौथे नंबर पर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो स्वर्ण पदक की बात करें तो 13 स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक है, भारत ने 13 स्वर्ण, 17 सिल्वर और 9 कांस्य यानी 9 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत ने कुल कितने रजत पदक जीते हैं? रजत पदक की बात कर रहा है तो इसमें टोटल कितने पदक जीते हैं? 17 रजत पदक जीते हैं। ठीक है, भारत ने 17 सिल्वर मेडल हासिल किए हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। यहाँ पर कांस्य की बात कर रहा है कि कॉमनवेल्थ गेम 2026 में भारत ने कितने कांस्य पदक जीते हैं? तो ये जो है कितने जीते थे? 9 कांस्य पदक जीते थे। ठीक है, 13 गोल्ड, 17 रजत और 9 जो है ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया। अगला प्रश्न कहता है क्या 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में कुल कितने खेलों का कार्यक्रम रखा गया था? तो हमको बताना है कि कुल कितने खेलों का कार्यक्रम रखा गया था। तो कुल टोटल 10 खेलों का कार्यक्रम रखा गया था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किस नए बोर्ड की स्थापना को मंजूरी दी है? हमको ये बताना है। तो इसने मंजूरी दी है किसकी? नेशनल कोच एक्रीडेशन बोर्ड। यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ठीक है, नेशनल कोच एक्रीडेशन बोर्ड। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है।
अगला प्रश्न कहता है कि नेशनल कोच एक्रीडेशन बोर्ड की स्थापना के लिए बनी टास्क फोर्स का नेतृत्व किसने किया? तो इसका नेतृत्व किए हैं पुलेला गोपीचंद। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, पुलेला गोपीचंद ने। बैडमिंटन कोच पुलेला गोपीचंद के नेतृत्व ने वाली टास्क फोर्स की सिफारिश के आधार पर एनसीएबी की स्थापना की गई। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि मिस यूनिवर्स इंडिया 2026 का खिताब किसने जीता? तो ये किसने जीता है? काजिया लिज मेजो, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, काजिया लिज मेजो। केरल की 19 वर्षीय काजिया लिज मेजो ने जयपुर में मिस यूनिवर्स इंडिया 2026 का खिताब जीता है। ये कहाँ की रहने वाली हैं? केरल की रहने वाली हैं। इनकी उम्र क्या है? 19 वर्ष है और इनका नाम क्या है? काजिया लिज मेजो ने जयपुर में आयोजित मिस यूनिवर्स इंडिया 2026 का खिताब अपने नाम किया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? काजिया लिज मेजो किस राज्य से संबंधित है? तो ये अभी भी हमने आपको बताया, यह केरल राज्य की 19 वर्षीय युवती हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है IIM अहमदाबाद हेल्थ केयर समिट 2026 की थीम क्या थी? तो इसकी थीम हमको बताना है कि इसकी थीम क्या थी। एडवांसिंग AI इन हेल्थ केयर, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, एडवांसिंग AI इन हेल्थ केयर इसकी थीम थी। तीसरे IIMA हेल्थ केयर समिट 2026 में हेल्थ केयर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर विशेष जोर दिया गया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि 26 अगस्त को कौन सा महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है? तो 26 अगस्त को मनाया जाता है वोमेन्स इक्वेलिटी डे। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, वोमेन इक्वेलिटी डे। वोमेन इक्वेलिटी डे महिलाओं के समान अधिकार और समानता की दिशा में हुए ऐतिहासिक प्रगति की याद दिलाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न, नेशनल स्पोर्ट डे 2026 के अवसर पर खेलो इंडिया संवाद कब आयोजित होगा? तो ये आयोजित होगा कब? 27 अगस्त, यानी आज के दिन। ठीक, 27 अगस्त को खेलो इंडिया संवाद आयोजित किया जाना है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत चीन सीमा वार्ता में भारत की ओर से कौन शामिल हुए हैं? हमको ये बताना है कि भारत चीन वार्ता में भारत की ओर से कौन शामिल हुए हैं। तो इसमें शामिल हुए हैं आपके कौन? अजीत डोभाल। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, अजीत डोभाल। भारत चीन सीमा वार्ता में भारत की ओर से अजीत डोभाल शामिल हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है कि वित्त वर्ष 2025-26 में रीजनल रूरल बैंक्स यानी RRB ने कितना रिकॉर्ड नेट प्रॉफिट दर्ज किया है? तो ये कितना किया है? आप कहेंगे 10,176 करोड़। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, 10,176 करोड़ नेट प्रॉफिट रिकॉर्ड दर्ज किया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में वर्तमान में कितने रीजनल रूरल बैंक बताए गए हैं? तो भारत में टोटल 28 रीजनल रूरल बैंक बताए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है, भारत ने 2026 में किस देश के यामानसी प्रीफेक्चर के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए MOU साझा किए हैं? तो हमको बताना है कि किस देश के साथ साझा किए हैं। तो जापान, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, जापान के साथ। उत्तर प्रदेश और जापान के यामानसी प्रीफेक्चर के बीच विभिन्न क्षेत्रों में कॉर्पोरेशन बढ़ाने पर समझौते हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। यामानसी प्रीफेक्चर यानी प्रीफेक्चर किस देश में है? तो ये है आपका जापान में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, जापान। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है, TCS ने हाल ही में किस कंपनी के IT आर्म MHP को खरीदने की घोषणा की? तो ये किसको की है? पोर्से। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, पोर्सी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। उससे पहले इसके बारे में जान लें कि TCS ने पोर्सी की IT आर्म MHP को $320 मिलियन में एक्वायर करने की घोषणा की है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है कि TCS द्वारा MHP एक्वेशन की कीमत लगभग कितनी बताई गई है? तो इसकी कीमत कितनी बताई गई है? $320 मिलियन। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। यहाँ पर हमने आपको गलत बता दिया, ये जो है यूरो का चिन्ह है, हम इस पर ध्यान नहीं दिए थे, हमें डॉलर ही याद आ रहा था। तो 320 मिलियन यूरो से जो है इसकी बताई गई है, ठीक है, कीमत बताई गई है कितना? 320 मिलियन यूरो। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है कि जेनेसिस EIR कोहर्ट 3.0 किस मंत्रालय ने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया मेटी ने, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, मेटी। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने जेनेसिस EIR कोहर्ट 3.0 लॉन्च किया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया। अगला प्रश्न है, जेनेसिस नेक्स्ट जेन स्टार्टअप समिट कहाँ आयोजित हुआ? तो ये आयोजित हुआ कहाँ पर? कोयम्बटूर। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, कोयम्बटूर।
जेनेसिस EIR कोहर्ट 3.0 को कोयम्बटूर में आयोजित जेनेसिस नेक्स्ट जेन स्टार्टअप समिट में लॉन्च किया गया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, FCNR डिपॉजिट से संबंधित फाइनेंसिंग के लिए सिटी ग्रुप ने किस भारतीय बैंक के साथ पार्टिसिपेट की। तो ये हमको बताना है कि किस बैंक के साथ, तो ये की है एक्सिस बैंक के साथ। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, एक्सिस बैंक। सिटी ग्रुप और एक्सिस बैंक ने NRI इन्वेस्टमेंट को फाइनेंस करने के लिए पार्टनरशिप की। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। थोड़ा बुक्स एंड ऑथर्स यानी इंपॉर्टेंट डेज के बारे में भी देख लेते हैं। अफ्रीका बिफोर अमेरिका पुस्तक किसने लॉन्च की। तो ये अरिंदम चौधरी ने लॉन्च की है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, अरिंदम चौधरी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल डे फॉर द रिमेम्बरेंस ऑफ द स्लेव ट्रेड एंड इट्स एवोल्यूशन कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 23 अगस्त को। ठीक है, 23 अगस्त को मनाया जाता है। अंतरिक्ष दिवस भी 23 अगस्त को ही मनाया जाता है। आगे बढ़ते देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है, नेशनल स्पोर्ट डे भारत में किस तारीख को मनाया जाता है। तो ये स्पोर्ट डे जो है 29 अगस्त को मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद की स्मृति में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है, खेलो इंडिया संवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो खेलो इंडिया संवाद का मुख्य उद्देश्य है क्या, युवाओं से खेल, फिटनेस और टैलेंट डेवलपमेंट पर संवाद, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है, यूपी और जापान के यामानसी प्रेफेक्चर के बीच सहयोग किस क्षेत्र सहित कई क्षेत्रों में बढ़ाने की बात हुई है। तो ये आपकी बात हुई है किस क्षेत्र सहित, टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट सहित कई क्षेत्रों में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। पोर्ट अथॉरिटी किस राज्य में स्थित है। तो प्रदीप पोर्ट अथॉरिटी जो है आपकी उड़ीसा राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, उड़ीसा राज्य। आगे बढ़ते हैं, प्रदीप पोर्ट अथॉरिटी में हाल ही में कितनी प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया। तो ये 7 प्रोजेक्ट हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। प्रदीप पोर्ट्स की इन प्रोजेक्ट्स की कुल लागत लगभग कितनी थी। तो हमको बताना है कि कुल लागत कितनी थी। तो 427.80 करोड़। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल ने 427.80 करोड़ की 7 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की गवर्निंग बॉडी ने किस नए बोर्ड की स्थापना को मंजूरी दी है। तो ये मंजूरी दी है नेशनल कोच एक्रीडेशन बोर्ड, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, नेशनल कोच एक्रीडेशन बोर्ड। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न यानी इस सेशन का लास्ट प्रश्न है, मल्हार 2026 किस क्षेत्र से संबंधित आयोजन है। हमको बताना है कि मल्हार 2026 किस क्षेत्र से संबंधित आयोजन है। तो ये संबंधित है भारतीय शास्त्रीय संगीत से, भारतीय शास्त्रीय संगीत से। आज का आपको सेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यदि आपको कोई डाउट्स रह जा रहे हैं तो आप हमें कमेंट पर करिए, हमारी पूरी टीम आपका पूरा सहयोग करेगी आपके डाउट्स को दूर करने के लिए। हम देखिए आपके लिए तत्पर रहते हैं, तो आपसे भी बस यही उम्मीद रखते हैं कि यदि आप तक वीडियो पहुँच रही है, आप तक वीडियो पहुँच रही है और आप वीडियो को सीन कर रहे हैं, तो जितने भी भाई बहन सीन कर रहे हैं, देख रहे हैं, कम से कम वो तो हमारा सपोर्ट कर दीजिए। वील सब लाइक कर दिया कीजिए, कमेंट कर दिया कीजिए, ताकि हमें आपके कमेंट्स और